नमस्कार दोस्तों, हाल ही में पश्चिमी एशिया युद्ध में पनपे हालात के मद्देनज़र प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से पेट्रोल डीजल से लेकर खाद्य तेल की खपत कम करने की अपील की है। हालांकि उनकी ये अपील अब देश भर में सियासी चर्चाओं का विषय बन गई है। जहां एक और कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर तीखी आलोचना कर रही है, वहीं कांग्रेस मोदी के इस बयान सरकार के विफलता का प्रमाण बता रही है और इसे गरीबी में आटा गीला करार दे रही है। वहीं भाजपा नेता लगातार इसे देश हित में लिया गया फैसला बता रहे हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता सद्दाम हुसैन जी और बीजेपी प्रवक्ता रमेश नवाज जी। आप दोनों का फिलहाल तो पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सद्दाम जी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी का ये जो बयान जब आता है तो पूरे देश भर में और ख़ास तौर पे प्रदेश में भी ये सियासी मुद्दा बन जाता है। किस तरीके से, किस संदर्भ में देखते हैं? पहले शुरुआत आपसे कर लीजिए सद्दाम जी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने ये जो बयान दिया है, इससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि हमारे देश की कूटनीतिक और विदेश नीति की जो विफलता है, उसका जो बोझ है वो आम जनता पे वो डालने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, वहाँ पर भारतीय जो जहाज है, वहाँ पर उन पे फायरिंग हो रही है, साथ में उनको रोका जा रहा है। जिस तरीके से हमारी विदेश नीति है, चाहे इज़राइल के साथ हो, चाहे अमेरिका के साथ या ईरान के साथ, हमेशा ये व्यक्त किया गया है कि इन तीनों देशों के साथ भारत के जो कूटनीतिक और विदेशी जो संबंध है, वो इस मजबूत है। लेकिन फिर भी भारत के अंदर जो कच्चा तेल आयात होता है, उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने काफ़ी बार अपना वक्तव्य दिया है कि अगर भारत रूस से तेल आयात करेगा, तो उसपे जी। एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा, 25 से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। भारत हम्म। किससे तेल खरीदेगा, किस देश से खरीदेगा, किस देश से नहीं खरीदेगा, हम्म। ये अमेरिका तय कर रहा है, भारत नहीं तय कर रहा है। साथ में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से चीन का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है और भारत के जो पड़ोसी देश है, उनके साथ भारत के जो निकटतम जो संबंध थे, हम्म। उसमें दरार पड़ती जा रही है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम्म। पाकिस्तान को तुर्की का साथ मिला था, अज़रबैजान का साथ मिला था, हम्म। लेकिन किसी भी देश ने खुलकर भारत का समर्थन नहीं किया। ठीक है, ये लेकिन हमारी सद्दाम जी, कूटनीति अगर मैं की इस बात से, विफलता थी। आपकी इस बात से अगर मैं सहमति भी रखूं, तो भी ये बात तो सही है कि पश्चिम में युद्ध की स्थिति अभी बरकरार है और ऐसे में न सिर्फ भारत बल्कि मुझे लगता है पूरी दुनिया भर में जिस तरीके से ईंधन की कीमतों में इजाफा है, वो तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के परिपेक्ष में सामने है। तो ऐसे वक्त में इस तरह की सियासी बयानबाजी करना आपको कहाँ तक लगता है कि जायज़ है? सौरभ जी, जब 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे थे, चुनाव के हम्म। समय प्रधानमंत्री जी स्वयं बड़ी-बड़ी जो काफिलों के साथ वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहाँ भी ईंधन का उपयोग किया जाता है। जिस तरीके से आपने हम्म। चुनाव के अंदर देखा होगा भारतीय जनता हम्म। पार्टी ने और किस तरीके से बड़े स्तर पर और जो प्रचार किया था, उसके अंदर भी काफ़ी वाहन भी लगे थे, ईंधन भी लगे थे। तो हम्म। प्रधानमंत्री ईंधन की बचत करने का देश में संदेश देना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले उनको पहल स्वयं को करनी चाहिए, फिर देशवासियों हम्म। को ये आह्वान करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वयं तो चुनाव के अंदर सैकड़ों की हम्म। संख्या में अपने गाड़ियां के साथ काफिले के अंदर प्रचार करते हैं, क्योंकि उनका एन हम्म। केन प्रकरण एक ही लक्ष्य था कि सत्ता प्राप्त करना। लेकिन हम्म। जिस तरीके से भारत की जो कूटनीतिक विफलता देश की जनता के सामने आ रही है, उसका बोझ वो जनता पे डालने का जो काम कर रहे हैं। हम्म। और इसीलिए वो देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो ईंधन की बचत करे, क्योंकि हम्म। भारत की जो कूटनीतिक विफलता है, वो हम्म। पूरे देश की जनता है वो जान चुकी है। क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है, हम्म। ये आज अमेरिका तय कर रहा है। अमेरिका भारत किससे तेल खरीदेगा, किस देश से आयात करेगा, किससे ये नहीं करेगा, ये अमेरिका तय कर रहा है। जबकि भारत स्वयं सक्षम है, विश्व गुरु है। और भारत के अमेरिका के साथ, ठीक इज़राइल है। के साथ, ईरान के साथ ठीक है। जिस तरीके के संबंध बताए जाते हैं, तो बिल्कुल, वैश्विक भारत को स्तर पर ये अपना जो काफ़ी निर्णय महत्वपूर्ण लेने का मुद्दा है स्वयं सद्दाम जी। अधिकार आप है, लेकिन स्वाभाविक रूप से वर्तमान अपनी समय में पार्टी की अमेरिका भारत के विचारधारा निर्णय कर जिन रहा है। पार्टी की तमाम वक्तव्य रख रहे हैं, लेकिन हमारे साथ रमेश नवल जी जुड़ रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। तमाम बातें रमेश जी आपने सुनी सद्दाम जी की। मौखिक रूप से अगर मैं एक बात बोलूँ, जो मुद्दा लगातार सोशल मीडिया पे भी उठ रहा है कि चुनाव प्रचार को लेकर तो तमाम रोड शो किए जा रहे थे, उसमें भी तो ईंधन की खपत होती है। फिर आखिर जाहिर रूप से
भाजपा द्वारा और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जब ये चुनाव खत्म हो जाते हैं तब इस तरह का वक्तव्य देना कहाँ तक जायज़ है? अगर इस तरह की स्थिति भारत देश में पनप रही थी तो चुनाव से पहले इस चीज़ को जाहिर क्यों नहीं किया गया? और खासी तौर पे कांग्रेस मुख्य रूप से आप पर, आपकी सरकार पर लाचारी का और ख़ास तौर पे नाकामी का आरोप लगा रही है। इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? रमेश जी प्लीज़। सौरभ जी, हम्म। फिर जो अभी पैदा हुआ है उसमें भारत का कोई और उसके कारण से जो तेल और गैस का अगर उसके चलते प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है कि हमें पेट्रोल और डीजल का मिनिमम उपयोग करना चाहिए, सोना हमें कम खरीदना चाहिए, विदेशी खरीदने की बजाय स्वदेशी को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, रासायनिक खाद हमें चूंकि आयात करना पड़ता है तो उसके स्थान पर अगर हमें प्राकृतिक खेती का उपयोग ज्यादा करना चाहिए तो इस कहां आपत्ति है? और कहां पर एक आप चुनाव के रोड शो और 140 करोड़ के देश में जितने वाहन उपयोग में काम आ रहे हैं उनकी कहां तुलना कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ हुसैन जी क्या बोल रहे हैं। क्या चुनाव के अंदर उन्होंने, मोदी जी ने क्या ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो रोड शो ना करे? कांग्रेस जब रोड शो करती है या मोदी जी रोड शो करते हैं उसमें कितने वाहन काम आ रहे हैं, उसकी आप तुलना कर रहे हैं 140 करोड़ देशवासी जो वाहन उपयोग कर रहे हैं उससे आप क्या तुलना कर रहे हैं? सद्दाम जी, वैश्विक संकट आया है तो ये संकट हमारे चलते नहीं आया है, और जब जब पहले भी संकट आया है तो चाहे हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, चाहे प्रणब मुखर्जी जी, चाहे चिदम्बरम जी, हर कांग्रेस के वित्त मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, उन्होंने समय समय पर इस प्रकार के आह्वान किए हैं कि सोना नहीं खरीदना चाहिए। तेल संकट जब पहले भी हुआ है तब उन्होंने उस समय भी तेल संकट के चलते उसका मितव्ययिता सहयोग करना चाहिए, ये पहले भी आह्वान हुए हैं। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना अब है, उस समय सोशल मीडिया का जमाना था नहीं तो उन सभी के, इंदिरा गांधी से लेकर के अब तक जितने भी इनके हैं, इनके सभी के वक्तव्य के वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाते, और कई वीडियो तो उपलब्ध हैं भी जो चल भी रहे हैं। इसलिए जब हमने इस प्रकार की राजनीति उस समय नहीं की तो सद्दाम हुसैन जी, कांग्रेस के नेता क्यों कर रहे हैं? अपनी गिरबान की बोलिए आप। मोदी जी अगर कर रहे हैं तो राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, उसमें उनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। ठीक है रमेश जी, मैं दरअसल आपको यहाँ सद्दाम जी के जिस ज़ाहिर रूप से बताना चाह रहे थे उसको लेके मैं समझाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि सद्दाम जी के कहने का मतलब ये है कि अगर नेता मंत्री स्वयं रूप से अपने घर से इस चीज़ की शुरुआत करें, व्यक्तिगत रूप से इसकी शुरुआत करें, तो जनता पर इसका जो प्रभाव है वो प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा पड़ेगा। तो वो चाहते हैं कि अगर जब जनप्रतिनिधि ही अपना काफिला लेके या फिर मुजस्समा लेके बरकरार रखेगा तो आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अभी टीकाराम जूली का थोड़ी देर पहले ट्वीट आता है कि असम में सीएम सेरेमनी में शामिल होने के लिए स्वयं भजनलाल शर्मा अपने चार्टर्ड प्लेन से गए हैं। तो वो भी तो एक कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जनता के मानस को, चेतना को प्रभावित करता है। रमेश जी। सौरभ जी, चाहे प्रदेश के मुखिया हो चाहे देश के मुखिया हो, कल को मोदी जी विदेश यात्रा वाले हैं, ये तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो क्या मोदी जी विदेश यात्रा पर भी नहीं जाए? देश का राज्य का मुख्यमंत्री अगर असम इतनी दूरी पर जो राज्य स्थित है वहां पर अगर प्लेन में जाके तो उसमें कहां दिक्कत है? उन्हें राज्य संभालना है, एक समारोह में शामिल होकर के उन्हें वापस अपना प्रदेश संभालना है, इस चीजों की तुलना ना करें। हाँ, मैं इस बात से पूरा जो है समर्थन करता हूं कि राज्य के नेता और देश के भी नेता जो है उन्हें मितव्ययिता के उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे, और ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप कृपया मोदी जी और राज्य के मुखिया की तुलना कि वो किसी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं या मोदी जी विदेश यात्रा में चले जाएंगे, तो उसकी तुलना आप इस मितव्ययिता के आह्वान से मत करिए। मैं इसका समर्थन करता हूं कि राज्य के जो नेता हैं उनको भी मितव्ययिता के उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे और कर रहे हैं। जल्द ही आपको इसके उदाहरण ढेरों मिल जाएंगे। ठीक है सद्दाम जी, रमेश जी का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी
देश के प्रदेश के मुखिया ने इस तरीके का आह्वान किया, अपील की हो। इससे पहले भी तमाम प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने देश के नाम इस तरीके का संबोधन दिया है, ऐसी अपील की गई है। तो फिर आखिर कांग्रेस को यही वक्त क्यों मिला इस तरीके की बयानबाजी करने के लिए? क्या कांग्रेस वाकई में इस महत्वपूर्ण संवेदनशील वक्त से राजनीति तलाश रही है अपनी? जी सौरभ जी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यूपीए का कार्यकाल था, उस समय पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी आर्थिक नीतियों के चलते भारत को उसमें आर्थिक स्थिति के अंदर उभारा था। लेकिन जिस तरीके से आपने इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने निर्भीकता से देश को महाशक्ति बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था। लेकिन अभी हमारे भाजपा के मित्र प्रवक्ता बता रहे थे कि मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते, बिल्कुल जाना चाहिए, विदेशों से हमारे संबंध अच्छे हो और मधुर हो और विदेशों का हमें समर्थन मिले, ऐसे हमें प्रयास करने चाहिए। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर का समय था, उस समय भारत के साथ कोई भी देश खुल के समर्थन में नहीं आया। जिस प्रकार से तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था, उसी प्रकार से किसी भी देश ने खुल के हमारा भारत का समर्थन नहीं किया था। ये हमारी कूटनीतिक विफलता थी। आप इतनी देशों की यात्रा में जा रहे तो उसका लाभ क्या मिला हमें, या इस बात पे भी गौर करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत के जो पड़ोसी देश है, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो या अन्य जो देश हो, उनकी जो भारत से पहले निकटता थी वो कम होती जा रही है। चीन की जो निकटता है, जो हमारे दुश्मन देश है, उनकी निकटता उन देशों से घनिष्ठ होती जा रही है। इन विषय पर भी हमें विचार करने चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ऊर्जा आयात भारत जो रशिया पे निर्भर करता है, इससे जो पश्चिमी देश है और यूरोपीय संघ है, उनसे जो भारत की जो दूरियां बनती जा रही है, इस पे भी विचार करना चाहिए। किस प्रकार से आपने देखा होगा कि आप बता रहे थे कि वर्तमान में ये संकट चल रहा है और स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद किया हुआ है, उसका कारण तेल का जो गैस का जो संकट आ रहा है। लेकिन उस परिस्थिति में भी कुछ ऐसे देश हैं जिनकी अच्छी कूटनीति के चलते वो उन देशों में आज इस तरीके का संकट नहीं है। तो उसी के तर्ज पर भारत को भी एक अच्छी कूटनीति के सोच का नजरिया पेश करते हुए उस तरीके की स्थिति से उभारने का प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस की विचारधारा ये चाहती है कि विदेश नीति पे सुधार किया जाए। जो कूटनीति आप लोगों ने अपनाई है, जाहिर रूप से वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित नहीं हुई, इसी वजह से हमारे रिश्ते पड़ोसी देश से और पूरे विश्व भर से खराब हो रहे। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो उन्होंने उठाया वो है ऊर्जा सुरक्षा को लेकर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो युद्ध चल रहा है वो 3 महीने से ज़्यादा वक्त का हो गया। तो क्या 3 महीने भारत सरकार के लिए या फिर हमारे लिए ये काफ़ी नहीं थे कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को संयंत्र कर सके, उसको सुरक्षित रख सके, ताकि ऐसी परिस्थिति में हम आसानी से अपने देश को, देश की जनता को बाहर निकाल सके? रमेश जी। सौरभ जी, 80 दिन के आसपास युद्ध को चलते हो गए हैं और उस समय ही कांग्रेस के नेताओं ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि देश में गैस का संकट शुरू हो चुका है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेगी। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, यूरोप, इनके जो कई देश हैं, इनमें पेट्रोल डीजल के दाम 20% से लेकर के 40% तक बढ़ चुके हैं। अफ्रीका के कई देशों में तो 60% तक बढ़ चुके हैं। लेकिन कच्चे तेल की कीमतें इतने ज्यादा होने के बावजूद भी आज हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नियंत्रण में है। ये बार बार बोल रहे थे कि चुनाव होते ही 40 रुपए बढ़ जाएंगे, 50 रुपए बढ़ जाएंगे, कहां बढ़े हैं? अभी तक नियंत्रण में रखा हुआ है। और मोदी जी ने और हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि 60 दिन से अधिक का पेट्रोल डीजल जो कच्चा तेल रिजर्व है वो हमारे पास में है। एलपीजी का कोई संकट नहीं है, लेकिन आगे उसके बाद में संकट ना हो इसके लिए लगातार कई देशों से बातचीत चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कई जहाज भी आए हैं, एलपीजी के भी आए हैं, कच्चे तेल के भी आए हैं। और जहां तक आस पड़ोस के देशों के साथ में संबंधों की बातें हैं, संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं और संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए ही लगातार हम और प्रयास करते रहते हैं। श्रीलंका हो चाहे बांग्लादेश हो, जहां पर गंभीर पेट्रोल और डीजल के संकट आए हैं, उस समय हमने अपनी आत्मनिर्भरता को बरकरार रखते हुए उनको बहुत बड़ी मात्रा में केरोसिन इसमें पेट्रोल और डीजल सप्लाई भी किया है। इसलिए राजनीति नहीं करनी चाहिए इस मौके पर, केवल ये विचार करना चाहिए कि मैं व्यक्तिगत रूप से पार्टी कांग्रेस जो है वो इस समय क्या योगदान दे सकती है राष्ट्रहित में। रमेश जी,
आपने पेट्रोल डीजल के दामों और कीमतों की बात की, तो एक काफ़ी वायरल होता सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप ये आश्वासन अभी इस वक्त जनता को दे सकते हैं कि आने वाले वक्त में पेट्रोल और डीजल के दाम, मैं मानता हूँ कि लंबे वक्त में ज़रूर अंतराल में बढ़ने की संभावना है, लेकिन एक महीने के तकरीबन अगर मान के चले, 1-2 महीना अगर लेके चले इस अंतराल को, तो क्या इन दामों में इजाफा नहीं होगा? ये आश्वासन आप जनता को दे सकते हैं? सौरभ जी, लगभग 80 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम नियंत्रण में है। और ये अपन जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है कच्चे तेल की कीमत में है। सरकार ने पूर्ण प्रयास किए हैं, स्थितियां सामान्य हो जाती है तो इस प्रकार का कोई उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। लेकिन अगर थोड़ा बहुत उसमें सरकार करती भी है तो अपने का तो ध्यान रखना चाहिए, अपनी ओर से जो है कच्चे तेल की निर्भर कम हो, पेट्रोल डीजल का हम मितव्ययता से उपयोग करें। अगर हम कहीं ऑफिस जाते हैं तो 4-5 जने हम कारपूल कर सकते हैं। इसमें सभी को योगदान देना चाहिए, राष्ट्र हित को प्रथम रख करके काम करना चाहिए। ये कांग्रेस जनों से भी मैं आह्वान करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं। मोदी जी ने जो आह्वान किया है भाजपा को नहीं किया है, वो संपूर्ण देश को किया है। सभी को इसमें योगदान देना चाहिए। हमारा राष्ट्र जो है वो निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसी प्रकार का कोई संकट आगे चल करके भी नहीं आए, इसमें सभी का योगदान होना चाहिए। ठीक है सद्दाम जी, कांग्रेस को ये भी चिंता है कि हो सकता है कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, आधिकारिक आंकड़े और तमाम जो सरकारी दावे हैं, उससे कहीं ज़्यादा हकीकत के आंकड़े होंगे। क्या ये वाकई में सत्य है? कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से प्रशासन और सरकार द्वारा ये भ्रामक जानकारी दी जा रही हो, स्थिति और भी ज़्यादा आर्थिक गंभीर हो सकती है? बिल्कुल, वर्तमान के अंदर भारत के अंदर ही इस तरीके की स्थिति मंडरा रही है कि तेल गैस का संकट की स्थिति आ सकती है। लेकिन भारत को किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। किसी एक देश से गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल है उसको आयात नहीं करते हुए बहुत सारे जो तेल उत्पादक देश है उनके साथ, उन देशों के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध रखते हुए और वहां से भी तेल आयात करने का भारत को प्रयास करना चाहिए, ताकि सभी देशों से भारत के जो संबंध अच्छे रहेंगे तो तेल का संकट भी अगर विश्व में मंडराएगा तो भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति है वो समय पे कर पाएगा। लेकिन भारत की जो जिस तरीके से भारत रशिया पे निर्भर रहता है और जिस प्रकार से रशिया से जो कच्चा तेल आता है उस पे 25 से लेकर 50% जो एक्स्ट्रा टेरिफ लगता है उसका भार भी देश की जनता को झेलना पड़ता है। तो इस तरीके की बातों को ध्यान में रखते हुए और किसी एक देश पे निर्भर नहीं रहते हुए और जो अच्छे तेल उत्पादक देश है उनसे कूटनीतिक मधुर संबंध रखते हुए और भारत को स्थिति से निपटने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हमारा प्रयास था क्योंकि ये मुद्दा इस वक्त न सिर्फ प्रदेश में बल्कि संपूर्ण देश में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील भी है। वैश्विक परिदृश्य को मद्देनज़र देखते हुए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प ये मुद्दा है और मुझे लगता है कि न सिर्फ देश में बल्कि इस वक्त पूरे विश्व भर में इस मुद्दे को लेकर चर्चा जाहिर रूप से की जा रही है। ऐसे में पंजाब केसरी राजस्थान का प्रयास था कि दोनों ही मुख्य दलों के प्रवक्ताओं से संवाद करके, बातचीत करके समझने का प्रयास करें कि आखिर उनकी पार्टी, उनकी विचारधारा किस तरीके से इस मुद्दे को जाहिर रूप से देख रही है और आने वाले वक्त में न सिर्फ भारत में बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी इन मुद्दों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे में पंजाब केसरी राजस्थान जाहिर रूप से ये बताने का पूरा प्रयास कर रहा है कि प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको यूं ही इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी और साथ ही जाहिर रूप से ये भी पता चलेगा कि इस मुद्दे को लेकर आगे वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।